नाइस। यस विशाल, यू आर बिजी इन विवाह फेस्टिवल। ठीक है, बिजी रहिए, एंजॉय कीजिए। विद्यासागर, यस, जय श्री राम, जय श्री राम। तनु, हाय, गुड इवनिंग। प्रदीप, यस। ठीक है, मतलब मेरी आवाज़ सबको साफ आ रही है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। राइट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि यदि आप दक्षिण से उत्तर दिशा में भारत के पश्चिमी तट की यात्रा करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, साथ में हम लोग ये भी सीख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे हल करना है, कैसे गलत होने से बचना है। राइट। क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमसे नॉर्मली जो गलतियां होती है कि हम पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाते हैं, तो यही सारी चीजें प्रैक्टिस करके सीखनी है यहाँ पर। राइट। एक्चुअली मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो सीधे सीधे यूपीएससी में आ जाएंगे, ठीक है। फिर भी इतना पक्का है कि 30 से 50% तक क्वेश्चन आ सकते हैं। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चन से या इनके अराउंड जो भी थीम है, जो भी व्याख्या के थ्रू आप तमाम चीजें जो एक्स्ट्रा जान रहे हैं, तो 30 से 50 तक क्वेश्चन लगभग हर साल पिछले 2014 से मुझे याद ही है कि 2014 से लेकर के अभी तक लगभग हर साल हम लोगों की टेस्ट सीरीज से 40 से 50 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आ ही आए हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी में आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन कर देने का मतलब है कि क्वालिफाई कर जाना, आप मेंस देने का आपको मौका मिल जाएगा। राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि यदि आप दक्षिण से उत्तर दिशा में भारत के पश्चिमी तट की यात्रा करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट स्थित बंदरगाहों का समुद्र तट पर स्थित बंदरगाहों का सही क्रम होगा। राइट। दक्षिण से उत्तर, सी है इसका राइट आंसर, है ना। आंसर सामने ही दिख रहा है इसलिए। और वैसे इजी क्वेश्चन भी है ये। आपको पता है कि दक्षिण में कोची यानी कोचीन, है ना, सबसे दक्षिण में है। उसके बाद मैंगलोर कर्नाटक में है, मर्मुगांव गोवा में है, और वेरावल कहाँ पर है, गुजरात में है ना। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। और अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ आएंगे तो इस तरीके से इनका क्रम होगा। राइट। कोच्चि, मैंगलोर, मर्मुगांव और वेरावल। और अगर उत्तर से दक्षिण है तो वेरावल पहले आएगा, देन मर्मुगांव, देन मैंगलोर, देन कोच्चि। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको मजेदार लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन है एक्सो प्लैनेट। ये प्लैनेट के कुछ प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ ग्रह क्या कहलाते हैं, एक्सो प्लैनेट, बहिर्ग्रह, है ना। इनको आप हिंदी में कह सकते हैं बहिर्ग्रह, लेकिन टेक्निकल वर्ड है, इंग्लिश में भी समझिए। तो इसके संबंध में क्या कहा गया है कि ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं। अगर आप एक्सोप्लैनेट के बारे में जानते हैं तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। अभी तक पूछा नहीं है। ये हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह हैं। एक्सोप्लैनेट से लग रहा होगा कुछ कुछ की बाहर की बात है, बाहर बहिर्ग्रह, बाहर के ग्रह हैं। इसके उत्तर को देखिए, केवल दो सही है ना, क्योंकि दूसरा वाला तो स्टेटमेंट समझ में ही आ रहा था कि ये सौर मंडल से बाहर के ग्रह, एक्सो सही समझ में आ रहा है। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते, ये गलत है। हम्म ऐसा नहीं है कि किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। एक्सोप्लैनेट हमारे सौर मंडल से बाहर के ग्रह हैं। अधिकांश एक्सोप्लैनेट किसी न किसी तारे की परिक्रमा करते हैं। मतलब अधिकांश किसी न किसी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्वतंत्र या आवारा एक्सोप्लैनेट भी होते हैं जो किसी भी तारे की नहीं बल्कि गैलेक्सी के केंद्र की परिक्रमा करते हैं। अच्छा, स्टेटमेंट में क्या लिखा होता है कि ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते, है ना। अपवाद स्वरूप कुछ एक्सोप्लैनेट हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन अधिकांशतः करते हैं, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। राइट। स्टेटमेंट को पढ़ के लग रहा है कि जैसे सारे एक्सोप्लैनेट किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते हैं। तो अपवाद स्वरूप कुछ एक्सोप्लैनेट आवारा होते हैं, है ना, मनुष्यों की तरह, जैसे कुछ मनुष्य आवारा होते हैं, तो वैसे ही कुछ एक्सोप्लैनेट भी आवारा होते हैं जो किसी भी तारे की परिक्रमा नहीं करते, लेकिन अधिकांशतः करते हैं। ठीक है। तो करने वालों की संख्या ज्यादा है। हम्म
तो जो फ्री फ्लोटिंग आवारा एक्सोप्लैनेट हैं वो किसी भी तारे की नहीं बल्कि गैलेक्सी, जो अपनी गैलेक्सी होती है ना, उसके केंद्र की परिक्रमा करते हैं, राइट। तो ये है, ये दोनों ही क्वेश्चन में मजा आया होगा आई थिंक। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है, राष्ट्रीय मानसून मिशन, लेकिन साथ में ये करंट से भी रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय मानसून मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य अलग अलग समय के पैमानों पर मानसूनी वर्षा के लिए एक अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना है। ठीक है, इस मिशन का निष्पादन और समन्वय भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा किया जाना है। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में भी कई सारे नॉलेज वाले पॉइंट हैं। जैसे इस मिशन का निष्पादन आईआईटीएम पुणे द्वारा किया जाना है, तो आपको इससे पता लग गया कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है, पुणे में, राइट। बाकी इसके हम लोग आंसर को देखते हैं। डी है, 1, 2 एंड 3 तीनों ही सही है। इसे 2012 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट भी एकदम सही है। दूसरा यह है कि मानसूनी वर्षा के लिए अत्याधुनिक गतिशील भविष्यवाणी प्रणाली विकसित करना इसका उद्देश्य है। और तीसरा, इस मिशन का निष्पादन कौन करने वाला है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, राइट। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पीड से करेंगे ताकि आप स्पीड पकड़ना भी सीखें। स्पीड एंड एक्यूरेसी, यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी। मतलब आपके अंदर, आपके पास गति भी हो और आप सही भी कर लें। ठीक है, तो हम लोग दोनों की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर, राइट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सींग वाले गैंडों का घनत्व दुनिया में सर्वाधिक है? इसका आंसर शायद मोस्टली लोग जानते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि किस उद्यान में या किस अभयारण्य में एक सींग वाले गैंडों का घनत्व दुनिया में सर्वाधिक है? पोबितोरा, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा या ओरांग? हम्म आंसर देने की कोशिश कीजिए जरा। हम्म इसका आंसर तो मैं एक बार उम्मीद करता हूँ कि लोग देंगे, कि एक सींग वाले गैंडों का घनत्व दुनिया में सबसे अधिक कहाँ पर है, इन चारों, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से। हम्म कोई आगे बढ़ के नहीं आ रहा है। हम्म यस यस, दे दो भाई, कोई तो आंसर दे दो इसका। हम्म बी, अभिषेक ने बी बोला है, लवकुश ने भी बी बोला है। देखते हैं किसका सही है। हम्म और लोग, सूरज भी बी बोल रहे हैं, अंकिता भी, सब लोग बी 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 बी। ठीक है, प्रिया बी, कोई दूसरा ऑप्शन भी ट्राई कर लो यार। अवनीश भी। देखो यूपीएससी के जब ये मान लो कि एक टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए मान लो यूपीएससी का पेपर है, ठीक है, और आप सारे लोग एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अब देखो रिजल्ट क्या आने वाला है, रिजल्ट ये आने वाला है कि तुम सारे लोगों का आंसर हो गया है गलत। ठीक है, आंसर है पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, जितने भी लोगों ने बी आंसर दिया था, कोई दूसरा दे ही नहीं रहा है। ठीक है, दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का सर्वाधिक घनत्व पोबितोरा सेंचुरी में है। हम्म एक्चुअली काजीरंगा एक बड़ा अभ्यारण्य है, एक सॉरी एक बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जबकि काजीरंगा में भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा घनत्व की अगर बात करें ना, वहां पर देखिए ध्यान से, घनत्व है क्वेश्चन में, डेंसिटी। तो घनत्व सबसे ज्यादा कहां पर है? सब लोगों का आंसर बी था, ठीक है, सबका एक तरफ से गलत हो गया, एक तरफ से। ठीक है, इसके व्याख्या पढ़ लीजिए। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे मिनी काजीरंगा के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे मिनी काजीरंगा कहा जाता है।
क्योंकि दुनिया में एक सींग वाले गैंडों का उच्चतम घनत्व यही है। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दूसरा सबसे अधिक गैंडों की सघनता वाला क्षेत्र है। ठीक है, हमेशा के लिए इसको याद कर लीजिए, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, कुछ लोगों ने डी बी ऑप्शन ट्राई किया था, तो बहरहाल देखो यूपीएससी के रिजल्ट में भी ऐसा ही होता है ना, मतलब मोस्टली जो लोग आंसर करके आते हैं वो गलत हो जाते हैं, है ना। सब लोग कहते हैं अरे यार हमने तो बहुत पढ़ा था। अब सूरज कह रहे हैं सर पता था, गलत होगा। कोई बात नहीं, पता था ये और अच्छा है। कम से कम आपको पता है ना कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि नंबर 1 पे गैंडों के घनत्व में, घनत्व का मतलब होता है कि कम एरिया में ज्यादा गैंडे, है ना। बहुत छोटा सा वन्य जीव अभ्यारण्य है पोबीतोरा, और बहुत ज्यादा यहाँ पे संख्या है। काजीरंगा थोड़ा सा बड़ा है। हम्म तो उस हिसाब से काजीरंगा में दूसरा सबसे अधिक गैंडों की सघनता वाला क्षेत्र है काजीरंगा, पोबीतोरा के बाद, और दोनों ही असम में है। ठीक है, आई थिंक मजा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, मजे लेते रहिए ऐसे ही। हम्म निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से कि क्या सही नहीं है पूछा है ना, गलत वाला आपको निकालना है। ठीक है, एक्चुअली उत्तर दिख गया इसलिए सभी लोग बता ही देंगे। भारत के पूर्वी तट में कई लगून और डेल्टा पाए जाते हैं। पूर्वी तट में कई सारे लगून, लगून आपको पता है, चिल्का एक लगून है, पुलिकट एक लगून है ना। डेल्टा बहुत सारे हैं, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, सबके डेल्टा ही है, तो पहला स्टेटमेंट इज राइट। चेन्नई के उत्तर में स्थित पुलिकट लगून नहीं है ना, ये गलत है ना। पुलिकट तो एक लगून ही है ना, तो बस बी वाला ही रॉन्ग हो गया, यही सही नहीं है। कोलेरू झील पहले एक तटीय लगून थी। कोलेरू झील क्या होता था, पहले एकदम तट पर थी, लेकिन इस समय इसकी स्थिति क्या है, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के लगभग बीच में है ये। पहले एकदम समुद्र तट पर थी ये। जैसे जैसे डेल्टा का विस्तार होता गया गोदावरी और कृष्णा के, तो ये दोनों के डेल्टा के बीच में आ गई, राइट। कोलेरू झील कहाँ पर है, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। पूर्वी तट पर कुछ एस्चुअरी भी देखे जा सकते हैं। नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, जो पूर्वी तट है, वहां पर सारे के सारे डेल्टा ही है, वहां पर कोई एस्चुअरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब मैंने बताया ना कि जब भी यूपीएससी में भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट होगा, मान लो ये स्टेटमेंट आ जाए कि पूर्वी तट पर कोई भी एस्चुअरी नहीं पाई जाती है, तो जब भी इस टाइप का एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो, केवल, सभी, कोई भी नहीं, तो आप समझ लो उसके गलत होने के चांसेस 70 से 80% है। आप उस पर रिस्क ले सकते हो, गलत करके आप उसको रिस्क ले सकते हो कि हाँ ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग होगा, है ना, ज्यादा चांसेस है उसके रॉन्ग होने के। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो, मतलब पृथ्वी में ऐसी कोई बड़ी रोक टोक नहीं है कहीं पर भी कि ऐसी चीज यहाँ बन ही नहीं सकती है। हाँ, मोस्टली स्थितियां ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ छोटी मोटी नदियां हैं जो पूर्वी तट पर भी एस्चुअरी बनाती हैं। जैसे कावेरी की एक नदी मुझे याद आ रही है, कोलेरून, कोलेरून या कोलिडैम नदी, जो कि कावेरी से एक अलग से एक धारा निकल जाती है, तो वो एस्चुअरी बनाते हुए गिरती है पूर्वी तट पर ही। ठीक है, तो पूर्वी तट पर भी कुछ एस्चुअरी भी देखे जा सकते हैं, ये भी राइट। हम्म तो बी वॉज भी रॉन्ग, है ना। पुलिकट क्या है, ये एक लगून है। चिल्का भी एक लगून है, राइट। हम्म तो गुड, सभी लोग अच्छे से इसमें भाग ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ देखो, इस पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि पूर्वी तट पर कोलेरून जैसी कुछ नदियां ज्वार नदमुख या एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वार नदमुख, है ना। शायद मैंने कल भी बताया था ये, कल या परसों कभी बताया था। फिर एक नदी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। अभी चूंकि हम लोगों ने नदियां पढ़ी हैं रिसेंटली, नदियों के बारे में पढ़ा है, तो नदी करके थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, नदियों वाले क्वेश्चन और आपके मजबूत हो जाएंगे। बराक नदी, बराक नदी अगर कोई बताए कि ये कौन सा नेशनल वाटर वे है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बराक नदी से संबंधित। आपने नेशनल वाटरवे सुने होंगे ना। हम्म राष्ट्रीय जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग कितने हैं, पहले तो कोई कमेंट करके ये बताया कि इस समय कितने घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ठीक है, और फिर कोई ये बताए कि बराक नदी कौन सा नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग है। यानी कि मैं चार ऑप्शन दे दे रहा हूँ,
राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे करते हैं, 4 ही तो दे सकते हैं, मैंने 5 ऑप्शन दे दिए। 3, 4, 5, 6। ठीक है, नेशनल वाटरवे 3, 4, 5 और 6। बराक नदी इनमें से 4 में से कौन सा नेशनल वाटरवे है? हम्म हाँ, अंकिता सही बोल रही है। अंकिता कह रही है कि सभी लोग लाइक और शेयर कर दें। यस, आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो भाई, किया करो। और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मैं बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, जो लोग भी नए हैं या जिन लोगों ने भी नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। राइट। हम्म अवनीश पूछ रहे थे ये कहाँ है, कौन? पोबितोरा असम में ही है। काजीरंगा और पोबितोरा दोनों ही असम में है। ठीक है। यस अभिषेक, यू आर राइट। नेशनल वाटरवे 6। हम्म बहुत अच्छा लगा मुझे आपने जवाब दिया इसका, अभिषेक त्रिपाठी। नेशनल वाटरवे 6 ये पता होना चाहिए, है ना? नेशनल वाटरवे 6 है बराक नदी में। और अभी अभी तक नेशनल वाटरवे 6 तक ही बने हुए हैं, जबकि घोषित है पूरे 106। हम्म इस समय जो घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग है वो 106 है, 106, जिनमें से 6 ही अभी एग्जिस्ट करते हैं, 100 पे काम चल रहा है। हम्म तो बराक नदी किन किन प्रदेशों से होकर गुजरती है भाई? कोई बताएगा? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका आंसर आप देख लो, बी, 1, 2 एंड 4। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा थोड़ा अलग पड़ जाता है। असम, मणिपुर और मिजोरम से होकर के गुजरती है। बराक नदी का पूरा आप मैप में बराक नदी का पूरा कैचमेंट एरिया देख लेना, पूरा उसका बेसिन देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग 6 है, इस बराक नदी के पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है ना, क्योंकि ये राष्ट्रीय जलमार्ग भी है, एक इंपॉर्टेंट नदी होने के साथ साथ छोटी नदी है, और इसके बावजूद राष्ट्रीय जलमार्ग है, और एकदम आखिरी नंबर का राष्ट्रीय जलमार्ग है जो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसके पूछे जाने की बहुत संभावना है। और इसको अभी यहाँ पढ़ लो कि ये त्रिपुरा से होकर के नहीं बहती है, ये भारत में मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम, ये 4 राज्य हैं। कौन कौन से? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर बहती है, और बांग्लादेश के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका लखीपुर और भंगा के बीच का 121 किलोमीटर नौगम्य भाग क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6। कौन सा हिस्सा है? लखीपुर से भंगा, है ना? ये भी पूछा जाता है। लखीपुर से भंगा का 121 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वो क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित है ना? पूरी नदी नहीं घोषित होती है, कोई उसका एक खास हिस्सा घोषित होता है जलमार्ग। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। नदी के ऊपर एक क्वेश्चन और, ठीक है, ताकि नदियों से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी का फेवरेट है। आप देखोगे कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, कम से कम 2 क्वेश्चन नदी के ऊपर होंगे ही होंगे। कोई भी साल का पेपर उठा के देख लो, कम से कम 2 क्वेश्चन, और कभी कभी 3 भी। कौन सी छोटी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं? बैतरणी, ब्राह्मणी, धनधर, पेरियार। पश्चिम का मतलब अरब सागर में गिरती है। तो वैसे ब्राह्मणी और बैतरणी तो पता होगा आई थिंक अधिकतर लोगों को, ये कहाँ पर है? ब्राह्मणी और बैतरणी किस प्रदेश में है? प्रदेश लिख के बता दो केवल। हम्म कमेंट सेक्शन में बताओ कि ब्राह्मणी और बैतरणी किस प्रदेश में है? कोई बताएगा? थोड़ा सा, बस केवल 10 सेकंड मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ब्राह्मणी और बैतरणी किस प्रदेश में बहती हैं? हम्म टाइम लग रहा है आपको। उड़ीसा। महानदी के आसपास ही, जो महानदी का डेल्टा है आप देखेंगे, उसी के आसपास ही ब्राह्मणी और बैतरणी भी आकर के गिरती हैं। ठीक है, तो जब मैंने बता दिया कि उड़ीसा में बह रही है, तो फिर ये पश्चिम की ओर तो हो ही नहीं सकता है, उड़ीसा तो पूरब की तरफ है। ठीक है, तो इनको तो हटा ही दो। धनधर और पेरियार, पेरियार भी आपको पता है केरल की इंपॉर्टेंट रिवर है, पेरियार पक्का इसका आंसर है। 4 तो होगा ही होगा, और 1, 2 नहीं होगा। धनधर मान लो नहीं आपने सुना है, ठीक है, उतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है। तो आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से देख लो
कि एक दो जिसमें हो उसको तो हटा ही देना, वो तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद बचा 3 4 और 1 4। ठीक है, अब मैंने बता दिया कि बैतरणी और एक और दो जिसमें भी उसको हटा दो, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक है। तो बस आंसर हो गया 3 और 4। ठीक है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड से सही आंसर तक पहुंचना। जबकि आपको धनधर के बारे में नहीं पता था, बाकी तीन के बारे में ही पता था, लेकिन आप सही आंसर कर ले गए। क्योंकि आपको पता है कि अगर ब्राह्मणी और बैतरणी जो कि पूरब की तरफ है, यानी कि मैंने बताया कि उड़ीसा में है, तो ब्राह्मणी बैतरणी अगर जिस भी ऑप्शन में है वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है ना। तो एक और दो जिस भी ऑप्शन में है, एक और दो इसमें है, दो और तीन है तो इसमें भी दो है, एक और चार है इसमें भी एक है, तो आंसर हो गया आपका केवल 3 और 4। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन पता हो जरूरी नहीं है, जितना पता हो उतने से काम चलाना है। ठीक है, यही यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता है, जितना आपको पता है उतने से आप सही कर ले जाओ, बस यही आपकी सफलता है ना। क्योंकि आगे एडमिनिस्ट्रेटर भी आप बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया भर का सारा रुपया दे दिया जाएगा अपने क्षेत्र अपने जिले के विकास के लिए। जितना आपको संसाधन मिलेगा आपको उतने से अपने जिले का विकास करना है। ठीक है, तो शुरुआत से ही ये आदत डाली जाती है यूपीएससी के कैंडिडेट की। ठीक, अभिषेक ने जवाब दिया था थोड़ा देर से ज्यादा। उड़ीसा, राइट। हम्म, तो इसका थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, और भी उससे एक दो क्वेश्चन और भी तैयार हो जाएंगे। छोटी छोटी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, हालांकि छोटी है लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण है। बंगाल की खाड़ी वाली देख लो पहले तो, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वंशधारा, हम्म पेन्नार जिसको पेन्नेरू भी बोलते हैं, पलार और वैगाई, है ना। ये छोटी नदियां हैं, इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए कि ये किस तरफ गिरती हैं। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, वहीं पर पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि अरब सागर में गिरने वाली कुछ छोटी नदियां हैं, जैसे साबरमती, माही, धनधर, काली नदी, शरावती, भरत पूजा और पेरियार, है ना। शरावती नदी पे ये जो लिखा हुआ है सरवती, है ना, जो सरवती या शरावती रिवर है, इस पे कौन सा फेमस जलप्रपात है, कौन सा फेमस झरना है, वाटरफॉल है। हम्म कमेंट करके बताए कोई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरावती नदी पर कौन सा फेमस वाटरफॉल है। ठीक है, यस। अब एक क्वेश्चन पॉलिटी का। कौन सी रिट को सार्वजनिक और निजी दोनों तरीके के निकायों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। आपको पता है रिट कितनी है, 5 या 6, कितनी रिट है टोटल। रिट जानते होंगे ना, उम्मीद करते हैं कि आप जानते हैं ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो कौन सी रिट को सार्वजनिक और निजी, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही बॉडीज के खिलाफ जारी किया जा सकता है। बी, केवल एक, है ना। केवल एक है तो आपको याद करने के लिए हमेशा आसानी भी हो जाएगी। मतलब जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है वो किसी पब्लिक बॉडी को या किसी प्राइवेट पर्सन को या प्राइवेट बॉडी को जारी की जा सकती है ना। पब्लिक और प्राइवेट दोनों को जारी की जा सकती है, सीधी सी बात है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, केवल और केवल बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब देखो इसमें छोटा सा एक वो है, मतलब एक्सप्लेनेशन है, इसको पढ़ लो, आपको सारी रीड तैयार हो जाएंगी। रीड से बहुत ज्यादा संभावना है एक एक आध क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कौन कौन सी रीट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये दोनों सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। परमादेश सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है लेकिन निजी व्यक्तियों के खिलाफ नहीं। कौन, परमादेश पब्लिक बॉडीज के खिलाफ जारी की जा सकती है, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं। प्रतिषेध केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी की जा सकती है, निजी कार्यालयों के खिलाफ नहीं। यानी कि कोई जुडिशियल या सेमी जुडिशियल प्राधिकरण हो तो उसके खिलाफ जारी की जा सकती है ना। इसकी और मतलब ये और सीमित है, केवल जुडिशियल या सेमी जुडिशियल, सारे हर तरीके के सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ नहीं। उत्प्रेषण ये भी न्यायिक और अर्धन्यायिक अधिकारियों के खिलाफ जारी की सकती है, जैसे प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक ही टाइप का नेचर है ना। अधिकार परीक्षा केवल एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यालय के मामले में जारी किया जा सकता है, निजी कार्यालय के खिलाफ नहीं। अधिकार परीक्षा भी सार्वजनिक कार्यालय के मामले में जारी किया जा सकता है,
किसी निजी कार्यालय से ये नहीं पूछा जा सकता है, उसके उसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की को वारंटो वाली रिट जारी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की रिट हैं, और इनका मतलब इनको किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है और किसके खिलाफ नहीं, इससे संबंधित ये प्रश्न था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो हमारा उत्तर क्या है? हिबियस कार्पस। ठीक है, हिबियस कार्पस हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रिट को वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। किसको? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हिबियस कार्पस को। राइट। हाँ, एक छोटा सा हिस्ट्री का क्वेश्चन, थोड़ा फ्लेवर चेंज करने के लिए। तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज कोष को किस आंदोलन के लिए वित्त उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया था? मतलब किस आंदोलन की फंडिंग के लिए तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी? आंसर है असहयोग आंदोलन। एक्चुअली असहयोग असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। राइट। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू किया जा रहा था, उस समय गांधी जी उनके शव को कंधा दे रहे थे। है ना, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, उसकी घोषणा होती है, उस दिन गांधी जी आंदोलन में नहीं थे, बल्कि गांधी जी बाल गंगाधर तिलक के शव को कंधा दे रहे थे। ठीक है। ठीक है, इतने महत्वपूर्ण आंदोलन की शुरुआत हो रही है, और महात्मा गांधी ने उसका आह्वान किया है, और वही वहां उपस्थित नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने महान एक तिलक, हमारे जो राष्ट्रीय चेतना के हमारे एक तरीके से महान व्यक्तित्व हैं, बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए कितना मतलब पॉलिटिकल, कितना एक तरीके से उनके विरोधी हैं, है ना, वो एक तरह से विरोधी हैं। है ना, थोड़ा सा तिलक कैसे थे? थोड़ा सा क्रांतिकारी, गर्मपंथी, है ना, और गांधी जी कैसे हैं? नरमपंथी। तो जब गर्मपंथी नेता मरता है, तब भी नरमपंथी नेता अपने महत्वपूर्ण आंदोलन को छोड़ करके उसके फ्यूनरल में जाता है ना। ये उस समय की एक तरीके से मॉरलिटी थी, है ना, इतना बड़ा काम था, लेकिन तब भी गांधी जी वहां गए। ठीक है। तो असहयोग और इसीलिए तिलक, चूंकि उसी दिन उनकी डेथ हुई थी, तो ये मतलब ये नेताओं का ये थोड़ा हुआ कि हम लोग अगर तिलक के नाम से इस फंड का नाम रख देंगे, तो चूंकि जस्ट नेता अभी खत्म हुआ है, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, तो उसके नाम से काफी सारा फंड आ जाएगा, ऐसा उनकी सोच थी। तो तिलक के नाम से, भाई बाल गंगाधर तिलक एक महान नेता थे, तो इसलिए उनके नाम से फंड का नाम रख दिया गया, और भारी वित्त उपलब्ध हो गया, है ना, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। है ना, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि तिलक स्वराज कोष की स्थापना किस आंदोलन के लिए शुरू की गई थी? असहयोग आंदोलन। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? जो मैंने बताया कि चूंकि असहयोग आंदोलन जिस दिन शुरू हुआ, उसी दिन तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक है। हम्म। ठीक है। और जब मतलब हाँ, इस ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि उसी दिन तिलक स्वराज फंड की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अरे उस दिन तो गांधी जी थे भी नहीं, वो तो उनकी बाड़ी को कंधा दे रहे थे। तो तुरंत नहीं, मतलब ये चूंकि ये आंदोलन आपको पता है, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला है? 1920 से, 1 अगस्त 1920 से कब तक चला है ये? चौरी चौरा की घटना तक, है ना, तब जाके गांधी जी ने इसको वापस लिया है। तो 1 साल बाद जो उनकी एक तरीके से फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी, 1 साल बाद, यानी कि 1 अगस्त 1921 में इस फंड की स्थापना हुई, जब उनकी पहली बरसी मनाई गई थी, है ना, पहली डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी तब। राइट। कौन सा केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी का। इकोनॉमी में इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है कि कौन सा पूंजीगत, कौन सा किस व्यय का हिस्सा है, कौन सा किस प्रकार का राजस्व का हिस्सा है, कौन गैर राजस्व का हिस्सा है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन मैं लगभग हर टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं। पूंजीगत व्यय अधिकतर वो व्यय होते हैं जो किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल, मतलब कैपिटल या पूंजी का मतलब ये होता है कि जो 1 साल से अधिक म्याद के जो जो एक्सपेंडिचर हो। एक तो होता है उपभोग व्यय, जो कि जिनकी म्याद 1 साल के अंदर अंदर होती है ना, उनको उपभोग में रखते हैं। जिनकी म्याद यानी जिनका जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से ऊपर होता है, उनको पूंजीगत व्यय में रखते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा ऋण वितरण, केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सहित ऋण भुगतान, रक्षा खरीद पर व्यय,
भविष्य निधि देनदारियों का भुगतान कौन सा पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है। अब रक्षा खरीद पर व्यय, आप समझ सकते हैं रक्षा खरीद पर व्यय, तो वो तो बड़े बड़े साजो सामान रक्षा सुरक्षा से संबंधित खरीदे जा रहे हैं, तो वो तो निश्चित रूप से 1 साल से अधिक ही उनकी ड्यूरेशन रहेगी, है ना। जो भी साजो सामान खरीदा जाएगा ऐसा तो नहीं कि 1 साल में समाप्त हो जाएगा। कोई उपभोग की चीज तो है नहीं, मशीनरी होगी, कोई बड़ी गन होगी, कोई बड़ा जहाज होगा, ठीक है। तो रक्षा खरीद पर व्यय वो तो पूंजीगत व्यय में ही आएगा, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा ऋण वितरण, जो भी लोन दिए जाते हैं, लोन की हमेशा म्याद अधिकतर, भाई किसी को भी लोन देंगे तो 1 साल का तो नहीं होगा पीरियड, वो कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का होगा, ठीक है। चौथा वाला भविष्य निधि देनदारियों का भुगतान, है ना। जो भविष्य निधि देनदारियां होती हैं उनका भुगतान, तो वो भी लंबे पीरियड की बात होती है। जो ब्याज सहित ऋण भुगतान, ठीक है, यानी कि जो ऋण हमने ले रखा है उसका जो हर साल हम पेमेंट करते हैं, है ना। मान लो हम भारत सरकार ने मान लो 1 लाख करोड़ का ऋण दे रखा है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से, किसी भी देश से, तो हर साल हम उसका ब्याज देते हैं, है ना। एक तो हम उसकी किस्त देते हैं, किस्त में ब्याज शामिल रहता है, जैसे हम ईएमआई नहीं देते हैं, हर महीने की कोई लोन लेते ईएमआई देते हैं, ईएमआई की तरह उसमें मतलब मूलधन का कुछ हिस्सा रहेगा और ब्याज भी। तो हर हर साल जो वो अपना ईएमआई दे रहा है केंद्र सरकार, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा है, कोई कैपिटल तो जनरेट हो नहीं रही है ना। तो वो एक तरीके से क्या है, उपभोग व्यय है ना। वो पूंजी तो कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, वो तो एक तरीके से हम जो लाइबिलिटी थी उसको हम हल्का कर रहे हैं, हमने जो ब्याज जो लोन लिया था उसको हम चुका रहे हैं, ठीक है। तो वो पूंजीगत व्यय का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। इस तरीके से हम सही उत्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है। हम्म। राइट। सर्कुलर माइग्रेशन, ठीक है, के संदर्भ में लिखित में से कौन सा गलत है। अब इसमें भी क्वेश्चन क्या है, कौन सा गलत है मतलब कौन सा सही नहीं है, ठीक है। सर्कुलर माइग्रेशन से, आप माइग्रेशन समझ रहे हैं ना आप, जब कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बनवाते हैं ना जब एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है। तो सर्कुलर माइग्रेशन यानी कि चक्रीय, चक्रीय तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसके संदर्भ में कौन सा, थोड़ा सा शब्द से पहले तो आप उसका अर्थ पकड़िए। यह दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ही व्यक्ति द्वारा प्रवास का एक चक्र है। ये तो सही लग रहा है कुछ कुछ पढ़ के, है ना। ये तो लग रहा है सर्कुलर माइग्रेशन ऐसा ही होता होगा, दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ही व्यक्ति द्वारा प्रवास का एक चक्र। भारत में निर्माण क्षेत्र में सर्कुलर प्रवास बहुतायत में है। निर्माण क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यह गंतव्य देश के लिए फायदेमंद है लेकिन मूल देश के लिए हानिकारक है। गंतव्य देश के लिए मतलब जहां व्यक्ति जा रहा है वहां के लिए फायदेमंद है और मूल देश के लिए हानिकारक है। सर्कुलर माइग्रेशन, सर्कुलर प्रवास को प्रतिबंधित करने से अवैध आप्रवासन की संभावना बढ़ जाती है। इसके 3 स्टेटमेंट तो सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। सी वाला गलत है कि कि ये गंतव्य देश के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे हो जाएगा, वहां पे व्यक्ति जा रहा है ऐसा तो है नहीं, और मूल देश के लिए जहां से वो जा रहा है वहां के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इसको इसका डिटेल से पढ़ते हैं, है ना। कि सर्कुलर प्रवासी भारत में निर्माण श्रम जैसे रोजगार क्षेत्रों में बहुतायत में है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट तो सही था, है ना, कि जो निर्माण श्रम वाला क्षेत्र है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में, वहां पर लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा सर, ये बहुत अच्छा पैरा है कि सर्कुलर माइग्रेशन को अक्सर एक विन विन सिचुएशन के रूप में देखा जा सकता है, यानी विन विन सिचुएशन, जीत जीत का प्रस्ताव, यानी कि जहां से जा रहा है और जहां जहां का व्यक्ति है और जहां को जा रहा है, दोनों के लिए ये लाभ की स्थिति होती है। गंतव्य देशों में यह श्रम की जरूरतों को कम कर सकता है और आर्थिक उत्पादन, हाँ, जैसे जिस देश में जा रहा है व्यक्ति तो यानी कि वहां पर श्रमिक की कमी है तो उसके लिए तो फायदेमंद है ही है, ठीक है। और ये अपने मूल देश में, जिस देश का रहने वाला है, वहां बेरोजगारी राहत, वित्तीय और मानव पूंजी दोनों, है ना, देश में वापस लाए गए कौशल और संसाधनों के, मतलब जैसे वहां गया, यहाँ का कोई श्रमिक है मान लो, दूसरे देश में गया, वहां पर एक तो उसने श्रमिक की कमी को पूरा किया, दूसरी बात वहां से कोई नई चीजें सीखेगा, नई टेक्नोलॉजी सीखेगा, नया ज्ञान लेगा और वापस आएगा, क्योंकि ये हमेशा के लिए प्रवासी नहीं हो गया, समझ रहे, सर्कुलर माइग्रेशन है, वहां यहाँ से वहां गया, फिर वहां से किसी और देश गया, वापस फिर अपने देश लौट के आ गया। तो हर जगह की टेक्नोलॉजी, हर जगह की
स्किल सीख करके भारत में वापस आया है, तो भारत को भी वो जब आएगा वापस तो भारत को भी फायदा होगा। तो इसलिए ये दोनों ही प्रकार के देशों जहां से व्यक्ति गया है और जहां गया है, इस टाइप का सर्कुलर माइग्रेशन दोनों ही देशों के लिए लाभकारी होता है, किसी के लिए हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ था गंतव्य देश के लिए फायदेमंद है लेकिन मूल देश के लिए हानिकारक, ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा। ठीक है। यस सुशील, नाइस नाइस। करते जाइए, क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। और आज थोड़ा सा स्पीड पकड़ के कर रहे हैं ताकि ज्यादा टाइम भी ना लगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अच्छे से कर लें। कौन सी एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? नीति निर्देशक नहीं है, ये शायद गलत लिख गया है उसमें, ट्रांसलेशन में। नीति निर्देशक नहीं शब्द होता है, क्या होता है? नीति निदेशक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या बोलते हैं? नीति निदेशक। निर्देशक नहीं, निदेशक। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, कहीं भी जहां भी लिखा होगा नीति निदेशक तत्व होता है। ठीक है, ट्रांसलेटर ने कुछ गड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, मैंने सही कर दिया। तो कौन सा एक राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के उपकरणों से मिलते जुलते हैं। ये तो सही है ना? भारत सरकार अधिनियम 1935 से अधिकांश डीपीएसपी लिए गए हैं। ये भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ये भी सही है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देते हैं, बिल्कुल सही है। ये स्पेनिश संविधान से ग्रहण किए गए हैं, ये सही है। कोई बताए कि क्या डी वाला सही है? जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं, ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कोई बताएगा इसका आंसर? जो लोग पॉलिटी पढ़ते हैं रेगुलर। मैं इतना बता रहा हूं कि डी इज रॉन्ग आंसर, डी रॉन्ग स्टेटमेंट है ना? स्पेन के संविधान से तो नहीं लिए गए हैं, तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अंकिता लिख रही है कि ए गलत है। ए आंसर है, नहीं नहीं, ए तो आंसर है। शांतनु भी ए लिख रहे हैं। थोड़ा सा फिर से पढ़िए आप प्रश्न को, कौन सी विशेषता नहीं है? ए बी और सी तो तीनों इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, डी इज दी राइट आंसर, यानी कि डी इसकी विशेषता नहीं है, डी गलत है, ये मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो शांतनु साथ में ये भी बता दो कि किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। सूरज, अंकिता, कोई ट्राई करेगा? मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं आप लोग। आयरलैंड। ठीक है, कोई लिख रहा है रशिया, नहीं, डीपीएसपी रशिया से नहीं है भाई। तो रूस से क्या लिया गया है, ये भी यही बता दो। मूल कर्तव्य तो नहीं लिए गए रूस से, जहां तक मुझे याद आ रहा है। मैं पॉलिटी का फैकल्टी नहीं हूँ लेकिन मुझे याद है मौलिक कर्तव्य लिए गए रूस से, जहां तक मुझे याद है ना? और अभी भी कोई नहीं बता पा रहा है कि नीति संहिता तो किस देश से लिए गए हैं। अरे भाई, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अब बताया है शांतनु ने। मनीषा ने, ठीक है। सूरज, ठीक है, धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। आयरलैंड है ना, आयरिश संविधान से लिए गए हैं डीपीएसपी। राइट। हम्म। तो यही स्टेटमेंट इसका गलत था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये करंट का क्वेश्चन है। हरित पथ मोबाइल ऐप के संदर्भ में, ये एक मोबाइल ऐप है, आजकल मोबाइल ऐप बड़े चर्चा में रहते हैं, तमाम सारे मिनिस्ट्री भी मोबाइल ऐप जारी कर रहे हैं, है ना? तो इसी संदर्भ में है कि हरित पथ मोबाइल ऐप के संदर्भ में ये दो स्टेटमेंट है कि इसका उद्देश्य हरियाली की वृद्धि और रख रखाव गतिविधियों की निगरानी करना है ना? इसमें आंसर दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, है ना? पहला वाला सही है। हरित पथ से ही आप कनेक्ट कर सकते हैं कि हरित पथ मतलब हरियाली की वृद्धि और रख रखाव गतिविधियों की निगरानी करना। दूसरा, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाता गया है, नहीं, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो अब इसका सही हम लोग उत्तर जानते हैं कि इसको कौन सा मंत्रालय जारी कर रहा है, इस ऐप को, हरित पथ मोबाइल ऐप को। हम्म। हम्म। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।
ने इस मोबाइल ऐप को जान लॉन्च किया है। पथ से आप इसको याद रख सकते हैं, जब पथ लग गया ना, हरित पथ, तो पथ मतलब रास्ता, है ना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको बनाएगा, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप आगे के लिए, है ना। हरित पथ, पथ मतलब रास्ता, उसको आप सड़क परिवहन मंत्रालय, पथ मतलब सड़क या रास्ता, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका एक तरीके से यही इसका लॉन्चर है, इसी ने लॉन्च किया है इसको। राइट। हाँ, मनीषा ने बताया फंडामेंटल ड्यूटी, यस। रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य लिया है ना, रूस से। चैतन्य महाप्रभु को जानते हो, कौन है ये? इस्कॉन टेम्पल गए हो कभी? अच्छा, सूरज बोल रहे हैं सर आपके पास कमेंट थोड़ा लेट में पहुंच रहा है, हो सकता है थोड़ा सा कुछ लैग होगा, टाइम लैग होगा, कोई बात नहीं। आप लोग उत्तर देते रहिए, देर सबेर मैं 1 मिनट बाद देखूंगा, दिख तो जाएगा ही मुझे। उत्तर देते रहिए, मतलब एंगेज रहिए। मुख्य उद्देश्य तो यही है ना कि आप लोग इसमें लगे रहिए। एंगेजमेंट नहीं होगा तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं है, ऐसी एक्सरसाइज कराने का, है ना। एंगेजमेंट बढ़ाइए, और भी लोग आइए, अभी कम लोग हैं, और भी लोग को शामिल कीजिए इसमें। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना मजा आएगा, उतना कंपटीशन होगा। धीरे धीरे कंपटीशन भी बढ़ाना है ना। कौन चैतन्य महाप्रभु से संबंधित के संबंध में सही नहीं है, ये जो इस्कॉन टेम्पल की जो कॉन्सेप्ट है, इस्कॉन टेम्पल आपने देखे होंगे जगह जगह, तो इस्कॉन टेम्पल के जो सबसे पूज्य एक तरीके से गुरु हैं, वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं के कॉन्सेप्ट, उन्हीं की अवधारणा पे ही ये इस्कॉन टेम्पल बनाए गए हैं, ठीक है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए जाति धर्म और लिंग भेदभाव को त्याग दिया। भाई ये तो एक सामान्य बात सही होगी ही होगी, है ना। तो ये तो इसका आंसर नहीं हो, क्योंकि पूछ रहा है सही नहीं है। ये सब भेदभाव तो त्याग ही दिया होगा जब उन्होंने इतना बड़ा पंथ बनाया, इतना बड़ा संप्रदाय बनाया। उन्होंने अपना अधिकांश समय गया में बिताया, गया में। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि अधिकांश समय गया में बिताया। वे वेदांत के शुद्ध द्वैत उप संप्रदाय से संबंधित हैं, और उन्होंने गोस्वामी संतों को वृंदावन भेजा। चौथा वाला मुझे सही लग रहा है, क्योंकि वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल का मेन मुख्यालय है एक तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है संतनु, आप कमेंट करते रहिए, देर सवेर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका बताइए, इसमें कौन सा सही नहीं लग रहा है आपको? मुझे तो इसका बी ही आंसर लग रहा है कि अधिकांश समय गया में बिताया। लेकिन ये टफ क्वेश्चन हो सकता है कि यही यही आंसर फंसा दे, है ना। क्योंकि अधिकांश लोग इसी को गलत मानेंगे कि गया और चैतन्य महाप्रभु। तो मैं तो अगर अगर ट्रिक से अगर जाऊंगा तो मैं बी वाले को आंसर नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं सी को आंसर मानूंगा, और लोग अपना ट्राई करें। मेरा आंसर इसमें सी है, ठीक है, मैं रिस्क ले रहा हूँ, आपके साथ मैं भी खेल रहा हूँ। मेरा आंसर सी है, मनीषा का बी है। अब देखते हैं किसका सही होता है। मेरे हिसाब से ये गया में रहे होंगे, तभी इसको ऑप्शन में डाला गया है, चकमा देने के लिए। अधिकांश लोग बी इसका ऑप्शन सही मानेंगे। मुझे लग रहा है शुद्ध द्वैत संप्रदाय नहीं था, कुछ दूसरा संप्रदाय था, थोड़ा सा कुछ और था, कुछ अलग सा नाम है। ऐसा द्वैत उद्वैत टाइप का नाम नहीं, कुछ अलग सा नाम है। ठीक है, मेरा आंसर सी है। देखते हैं क्या आंसर है। यस, देखा, मेरा आंसर सही निकला, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है ना। मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेस किया कि जो बी ऑप्शन है उसको केवल फंसाने के लिए रखा गया है, क्योंकि अधिकांश लोग बी के साथ जाएंगे, कि सोचेंगे कि यार गया के साथ तो कभी चैतन्य महाप्रभु को कनेक्ट ही नहीं किया, कभी हमने सुना ही नहीं कि वो गया में रहे। एक्चुअली इनका जीवन का अधिकतर समय गया में ही बीता है, ठीक है। ये सच्चाई है कि चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने अपने तमाम चेले चपाटियों को, जो गोस्वामी संत थे, उनको वृंदावन भेज दिया था। उन लोगों ने वहां पर मंदिरों की स्थापना की है। और देखो, इनके दर्शन का नाम, इनका जो वेदांत दर्शन है उसका नाम क्या है? मैं कह रहा था ना, बड़ा अजीब सा नाम है, कुछ द्वैत अद्वैत कुछ नहीं है, अचिंत्य भेदा भेदवाद। हमेशा के लिए याद कर लो, पूरे जीवन के लिए, कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो वेदांत के अचिंत्य भेदा भेदवाद। अचिंत्य भेदा भेद से समझ में आ रहा है कि कोई भेद नहीं करते हैं किसी में, है ना। और कोई चिंता भी नहीं है इनको, अचिंत्य है वो। ऐसा नहीं है करके मंजीरा सा एक बजाते रहते हैं, ऐसे करके गाना सा गाते रहते हैं। इनकी कभी फोटो वोटो देखी है? हाथ में इनके दो ऐसे मंजीरे से रहते हैं, कुछ क्या बोलते हैं उनको, जो भी है,
उसको बजाते रहते हैं एकदम मस्त, लंबा सा टीका लगा लेते हैं, वो जो इस्कॉन वाले लगाए रहते हैं, है ना, और सर पे लंबी सी चोटी होगी और बाल नहीं होंगे। तो वैसे ही वो वेशभूषा बनाए रहते हैं ये लोग, चैतन्य महाप्रभु जैसी, जो इनके चेले लोग हैं, है ना। तो इनका दर्शन कौन सा था? अचिंत भेदा भेदवाद, कोई चिंता नहीं है, कोई भेद नहीं करते हैं, ना कोई जाति धर्म लिंग कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, आप जाइए वहां वृंदावन में, कोई भेद नहीं मिलेगा आपको, सब लोग एकदम मस्त मगन मिलेंगे। ठीक है, तो यही सी इसका रॉन्ग आंसर था। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गया में बिताया, ये भी हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट गया। और जब भी इनके ऊपर कोई तगड़ा कोई खतरनाक क्वेश्चन बनेगा, ये ऑप्शन जरूर रहेगा। ये बहुत रिसर्च वाली टीम ने बनाया है मेरी। सोचिए, इस क्वेश्चन को बनाने में, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऑप्शन सेट करने में कि कौन से ऑप्शन डाले जाएं कि जिससे कैंडिडेट एकदम चकमा खा जाए, तो ऑप्शन कैसे कितना ढूंढा होगा, इतनी मेहनत की होगी ये गया वाला। ठीक है, ऐसे नहीं बनते हैं क्वेश्चन, समझ रहे हैं, बहुत मेहनत से बनते हैं। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से उठा लाए और यहाँ पे रख दिया। एक एक क्वेश्चन में एकदम जान डाली गई है इसको बनाने में। एक और क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर ही एक और क्वेश्चन, क्योंकि ये सब फेवरेट टॉपिक है। देखो नीति, देखो मैं आपको चार पांच एरिया बता दे रहा हूँ पॉलिटी में, उसको एकदम बिल्कुल एकदम कंठाग्र कर लो। कौन कौन सा? पहला प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा मौलिक अधिकार, प्रस्तावना को एकदम चाट डालो, समझ डालो, उसके एक एक शब्द को समझ लो। ठीक है, एक एक शब्द से क्वेश्चन आता है। पहला प्रस्तावना, दूसरा मौलिक अधिकार, तीसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा, चौथा बताओ चौथा क्या है? मूल कर्तव्य। ठीक है, और पांचवा, पांचवा राष्ट्रपति। ठीक है, ये पांच टॉपिक आप तैयार कर लो, तो आप क्या समझ लो कि कम से कम पांच छह क्वेश्चन पॉलिटी के कहीं नहीं गए हैं। पॉलिटी के अगर 15-16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पांच छह क्वेश्चन तो इन्हीं पांच टॉपिक से आने हैं। ठीक है, हमेशा के लिए नोट कर लो। तो राज्य के निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी मंजूरी नहीं दी। मतलब ये मतलब जैसे आपका कोई मौलिक अधिकार छिन रहा है, तो आप कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा कटिबद्ध है, आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। मतलब एक तरह से कानूनी बाध्यता है लागू करने की। ठीक है, सरकार को कि आपके मौलिक अधिकार की रक्षा उसको करनी ही करनी, नहीं करेगा कोर्ट करवाएगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए ऐसी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो इसका कारण क्या था? निर्माताओं ने ऐसा, जो संविधान के निर्माताओं थे, निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये समझ लीजिए इसका आंसर डी है। क्योंकि वो जानते थे कि राष्ट्र के पास सीमित संसाधन और विशाल विविधता है ना। अब नीति निदेशक तत्व तो एक तो है नहीं, है ना, पता नहीं कितने सारे हैं, और उनके बहुत तमाम, उनसे भी अधिक उनके अलग आगे इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग, है ना। तो अब इतने सारी चीजों को लागू करने के लिए राज्य के पास असीमित संसाधन होने चाहिए, यानी कि उसके पास खूब पैसा, खूब धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और भारत अभी नया नया स्वतंत्र हुआ था, तो भारत के पास तो संसाधन सीमित ही थे, और आज भी सीमित ही है। और विविधता इतनी ज्यादा है कि हर एक नीति निर्देशक तत्व को कानूनी तरीके से लागू नहीं कराया जा सकता है, वो उनको पता था। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मौलिक अधिकारों को तो कानूनी रूप से वो बाध्यता उसमें लाए, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ना। मतलब राज्य का कर्तव्य है, राज्य जहां तक कोशिश करेगा कि नीति निर्देशक तत्वों को धीरे धीरे करके अप्लाई करे, है ना, अपनी नीतियों में उन तत्वों को लाए। ठीक है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्य नहीं है सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि जो निर्माता थे उनको पता था कि राज्य के पास सीमित संसाधन है और देश की विविधता बहुत अधिक है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए कि वो सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर पाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉन्सेप्चुअल बात है एक्चुअली, है ना। कॉन्सेप्चुअल बातों को समझना बहुत जरूरी है यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, फैक्ट तो आप, कोई सीमा नहीं है कितने फैक्ट आप याद करोगे। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी लक्षद्वीप समूह हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा है। ठीक है, जो भी लोग क्लास में थे वो पढ़ चुके हैं। तो यही क्वेश्चन है कि 11वें अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीपों को सामूहिक रूप से कन्नानोर द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है।
और 11वें अक्षांश के दक्षिण में यानी कि 11th डिग्री चैनल है जो, उसके उत्तर के जो द्वीप समूह है उनको कन्नानोर और दक्षिण के द्वीप समूह को अमीनदीवी कहा जाता है। और इस द्वीप समूह के पश्चिम में उथले लगून है। कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन गलत है? एक दो, दो तीन, केवल तीन? मेरे हिसाब से केवल तीन सही है। ये दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर दिया गया है। 11वें अक्षांश के उत्तर में स्थित द्वीप अमीनदीवी है और दक्षिण वाले कन्नानोर है, ऐसा है ना। सी इज द राइट आंसर, केवल तीन, है ना। वही दोनों के आधे आधों को, मतलब स्टेटमेंट के आधे आधे हिस्से को इंटरचेंज कर दिया गया है ना। जो 11th डिग्री चैनल है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको अमीनदीवी कहते हैं, कन्नानोर नहीं कहते हैं। जो सदर्न पार्ट है उसको कन्नानोर कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए रॉन्ग, क्योंकि आधा आधा पार्ट इसका बदल दिया। ऐसा ही यूपीएससी करता है, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। और तीसरा तो सही है, इसके पश्चिम में उथले लगून तो ही है, लगून तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। लगून आपको पता है, जो मूंगे से निर्मित जो भी स्थलाकृतियां हैं वहां पर, मतलब प्रवाल से निर्मित, और ये सारे प्रवाल द्वीप हैं, वहां पर लगून, झीलें और द्वीप पाए जाते हैं, राइट। एक फिर करंट का क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। इन फ्यूजर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस हाल ही में खबरों में रहा है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मौसम निगरानी प्रणाली, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली, ग्लोबल वार्मिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, या जैव विविधता निगरानी प्रणाली? इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की बहुत ज्यादा संभावना है, मैं बता रहा हूँ, उसको याद रख लीजिएगा। इन फ्यूजर किससे संबंधित है? वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली। दिल्ली के लिए एक उच्च रेजोल्यूशन सिटी स्केल मॉडल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन फ्यूजन सर्विस वायु प्रदूषण के केंद्रों और सड़क स्तर के प्रदूषण की पहचान करने के लिए चालू किया गया है। ठीक है, मतलब इसको जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इंफॉर्मेशन से संबंधित समझ लीजिए कि वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली ही है ना। ये वायु की गुणवत्ता है ना, मौसम मौसम नहीं है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम है इनफ्यूजर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको कनेक्ट कर लीजिए। यक्षगान सुना होगा कि यक्षगान क्या है? यह भरतनाट्यम नृत्य का एक उपरूप है। यह कर्नाटक और केरल में लोकप्रिय है। यह रामायण और महाभारत की कहानियों से संबंधित है। आपको पता है आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन दो तीन आते ही आते हैं यूपीएससी में, प्रीलिम्स में, मेंस के सिलेबस में भी है। तो जो भी मुख्य नृत्य नाटिकाएं हैं उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। शास्त्रीय नृत्य तो पता ही होने चाहिए, है ना, कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो कुछ नृत्य नाटिकाएं हैं, है ना। यक्षगान है जैसे, यक्षगान कर्नाटक और केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, एक थिएटर है। यह रामायण और महाभारत की कहानियों से संबंधित है। इसके बारे में मतलब हम जान लेते हैं, है ना। दो और तीन इसका करेक्ट है। यह भरतनाट्यम का एक उपरूप है, ये गलत है ना। ये कर्नाटक केरल में लोकप्रिय एक थिएटर है और यह रामायण महाभारत की कहानियों पर आधारित है। ठीक है, और इसका मंदिरों के साथ साथ शाही दरबारों में प्रस्तुत किया जाता था ऐतिहासिक रूप से, है ना, जब इसकी शुरुआत हुई होगी। इसका भरतनाट्यम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो पहला वाला स्टेटमेंट कंफ्यूज करने के लिए था। बर्न कन्वेंशन, हर दिन हम लोग दो तीन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बताया भी है कि हर साल यूपीएससी जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समझौते हैं, उनसे एक दो क्वेश्चन हर साल पूछता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है हम लोग धीरे धीरे करके उनको अपने टेस्ट के थ्रू रिवाइज करेंगे, है ना। बर्न कन्वेंशन किससे संबंधित है? सी, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से संबंधित। थोड़ा सा ये यूनिक है, इसलिए इसको याद रखिएगा, आ सकता है। जो बर्न कन्वेंशन है साहित्यिक और कलात्मक कार्यों से संबंधित समझौता है, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता बर्न कन्वेंशन साहित्यिक और कलात्मक कार्य। कब इसको अपनाया गया? 1886 में। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा एक लाइन पढ़ लीजिए। बर्न कन्वेंशन 1886 में अपनाया गया। यह कार्यों लिखा हुआ है, हाँ, मतलब वही साहित्यिक और कलात्मक कार्यों की सुरक्षा और उनके लेखकों के अधिकारों से संबंधित, एक तरीके का कॉपीराइट वगैरह से संबंधित हुआ है। यह रचनाकारों जैसे लेखकों, संगीतकारों, कवियों, चित्रकारों आदि को साधन प्रदान करता है कि उनके कार्यों का उपयोग किसके द्वारा और किन शर्तों पर किया जाएगा। ठीक है, एक तरीके का कॉपीराइट टाइप का ही है ना। बर्न कन्वेंशन 1886 साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए, है ना, लेखक, संगीतकार, कवियों, चित्रकारों आदि
से संबंधित है, राइट। बर्न कन्वेंशन। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, अपने 20th क्वेश्चन पे, है ना। प्रैक्टिकली 1 घंटे में 20 क्वेश्चन ही पॉसिबल है, और 1 घंटे से ज्यादा का समय हम लोग देंगे नहीं, है ना। 10 से 11 का समय नियत रहेगा। तो हम लोग हफ्ते में 4 दिन 5 दिन इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो हफ्ते में 80-100 क्वेश्चन हम लोग बड़े आराम से रिवाइज कर लेंगे, और इतना पर्याप्त है। आप कोई टेस्ट सीरीज भी, वीकली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, तो हफ्ते में आप एक दिन टेस्ट सीरीज देते हैं जा करके, और 100 क्वेश्चन करते हैं। उससे अच्छा है कि रोज 20 क्वेश्चन कीजिए, है ना। ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और एक दिन में 100 क्वेश्चन को आप कैसे याद कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद आप 5 दिन में उसको भूल ही जाएंगे। तो बल्कि इससे अच्छा है कि रोज 20-20 क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए, और उसके जैसे दूसरे क्वेश्चनों को भी देखते रहिए साथ में। ये तरीका ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, है ना। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो काम करते हैं वो कमर्शियल टाइप का है, उनको इससे क्या मतलब है कि आपके दिमाग में कितना रहेगा, है ना। उनको तो एक दिन अरेंजमेंट करना है अपने क्लास का, उस दिन बुलाया, आपसे पैसे ऐसे वैसे भी पहले ले ही चुके हैं, उस दिन बुलाया, आपको खुद पूरे दिन परेशान किया, इसके बाद आप 4-5 दिन आप थकान ही उतारते रहे उस दिन की। कोई फायदा नहीं होता ऐसी टेस्ट सीरीज का। ठीक है, बहुत अनुभव है मुझे। चोल साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल राज्य की स्थापना राज राजा प्रथम ने की थी। चोल राज्य की स्थापना राज राजा प्रथम ने की थी। पांड्य और चेरों को अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे। चोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत से हमेशा हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि केवल उत्तर भारत के लोग तो आईएएस का एग्जाम नहीं देते हैं, दक्षिण भारत के लोग भी देते हैं, तो उनके क्षेत्र से भी तो क्वेश्चन होने चाहिए। हर साल 2-3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको पता है कि चोल, चेर और पांड्य दक्षिण भारत के इतिहास में ये 3 सबसे मुख्य हैं। आप किसी के बारे में जानते हो ना जानते हो, आप चोल, चेर और पांड्यों के बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, है ना। इनसे आने की ज्यादा संभावना है। तो चोल राज्य की स्थापना किसने की थी? हिस्ट्री वाला कोई बताए। सही है, ये राजराजा प्रथम है। हम्म, मेरे हिसाब से सही नहीं है। विजयालय चोल शायद नाम था जिसने स्थापना की थी। हाँ देखो, आ गया ना। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, है ना। राजराजा प्रथम तो हाँ, उसके एक महान शासक जरूर थे, लेकिन जिसका संस्थापक था वो विजयालय, है ना। लेकिन राजवंश के वास्तविक संस्थापक, यानी कि जो एक तरीके से लोकप्रिय शासक सबसे पहले हुए, वो राजराजा प्रथम हुए। और फिर इसके बाद राजेंद्र चोल, है ना, जो राजेंद्र प्रथम या राजेंद्र चोल के नाम से जाना जाता है। तो एक स्टेटमेंट तो इसका मैंने पकड़ लिया था, है ना, पहला वाला। तो पहला मैं अगर होता इसको कैसे करता, पहला वाला मेरे हिसाब से मैंने पकड़ लिया था कि विजयालय ने स्थापना की थी, राजराजा प्रथम ने नहीं। तो पहला जिसमें जिसमें होता उसको तो मैं पहले ही हटा देता, यानी कि ए और डी तो मेरे हिसाब से आंसर हो ही नहीं सकते, बचा 2 और 3। फिर मैं तीसरा देखता कि तीसरे में क्या है, क्योंकि दूसरा वाला भी थोड़ा सा कठिन है कि किसको अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे। तीसरा वाला थोड़ा समझा कि चूंकि तंजौर में जो शिव का राज राजेश्वर मंदिर है, तंजौर में जो शिव का राज राजेश्वर मंदिर है, इसको तुरंत मैं कनेक्ट कर सकता था राज राजा प्रथम से। राज राजा प्रथम चोलों का राजा तो था ही, इंपॉर्टेंट राजा था। तो राज राजेश्वर और राज राजा प्रथम दोनों मिल रहा है ना। तो मैं इसको तो बिल्कुल सही करेक्ट मान ही लेता कि तंजौर में राज राजेश्वर प्रथम ने ही राज राजेश्वर मंदिर बनाया होगा। तो इसका तभी तो ये चोलों द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो तीसरा मेरे हिसाब से एकदम राइट था, और पहला वाला गलत, मुझे पता ही था, दूसरे के बारे में मुझे नहीं पता है। तो मैं सही उत्तर पे पहुंच जाऊंगा। जिसमें जिसमें एक है उसको तो मैं उत्तर मानूंगा ही नहीं। ए और डी तो पहले ही हटा दिया मैंने। और 3 मेरे हिसाब से राइट आंसर है, 3। ठीक है। अब लेकिन मामला फंस गया। क्यों? क्योंकि 2 और 3 है, और केवल 3 है। तो अब दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि 2 वाले के बारे में मुझे पता नहीं है ना। ठीक है। तो फिर या तो मैं ऐसे क्वेश्चन में या तो मैं रिस्क लूंगा 50% का। ठीक है, केवल 3 को मैं कर दूंगा, क्योंकि 2 वाले के बारे में मुझे वैसे भी नहीं पता है, तो उसको सही मानने का क्या मतलब है, उसको मैं गलत ही मान लूंगा। केवल 3 हो जाएगा, और इस तरीके से मेरा क्वेश्चन ये सही हो जाता। ये तरीका था, मतलब मेरा तरीका था। सबका अपना अपना होता है। पांड्य और चेरों को अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे, इसका मतलब ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो क्या आए थे, कैसे सत्ता में आए थे, थोड़ा सा देखते हैं। अगर इसकी व्याख्या लिखी हो, थोड़ी सी व्याख्या है, छोटी सी पढ़ लीजिए, ये बहुत एग्जाम में काम आएगी। दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने 1000 से 1200 ईस्वी सन के दौरान एक शक्तिशाली राज साम्राज्य की स्थापना की। देखिए, हम लोग की जो व्याख्या होती है वो बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छी हिंदी में होती है। ठीक है,
ये सब गूगल वाला ट्रांसलेशन नहीं है, बाकायदे ट्रांसलेटर, एक अच्छे एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर हैं हमारे पास। हेड ट्रांसलेटर तो हमारे ऑल इंडिया में प्रथम पुरस्कार पाए हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑल इंडिया में वो जिस विभाग में है, सीएजी में है, वो सीएजी में वो बाकायदे सीएजी के भी वो प्रमुख अनुवादक हैं, और ऑल इंडिया में लगभग हर साल वो प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं। तो वो हमारे हेड ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, फाइनली वो देखते हैं ट्रांसलेशन, और बाकी एक टीम है जो काम करती है, मैं भी देखता हूँ। तो दक्षिण भारत में चोल राजाओं ने 1000 से 1200 ईस्वी सन के दौरान एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। दक्षिण भारत में पल्लवों को अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे। देखा, एक लाइन में उत्तर लिखा हुआ है, पल्लवों को अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे, यानी कि इसके पहले उस क्षेत्र में पल्लव राज कर रहे थे, उनको हटा करके, उनको सिंहासन से उतार के चोल सत्ता में आए थे। ठीक है, ना कि जो इसमें लिखा हुआ था कि पांड्य और चेरों को अपदस्थ करके आए थे, पांड्य और चेर को नहीं, पल्लवों को अपदस्थ करके चोल सत्ता में आए थे। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, और जबकि वास्तविक संस्थापक, यानी वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि जिनके नाम से वंश फिर आगे जाना जाता है ना, मतलब जो एक लोकप्रिय पहले राजा थे वो राजा प्रथम थे। और फिर इसके बाद राजेंद्र चोल, जो राजेंद्र प्रथम था उनका बेटा, वो भी इंपॉर्टेंट है। चोल राजाओं ने अपनी नौसेना का सफल उपयोग किया है, और न केवल मालदीव और लक्षद्वीप बल्कि श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त की। समझ रहे हैं, मतलब ये सब देश जो आजकल जो अलग देश है ना, ये मालदीव, श्रीलंका, इनको सबको जीत लिया था हमारे राजाओं ने, जो दक्षिण भारत के हमारे राजा थे चोल। नेवी उनकी जबरदस्त थी, उनकी जो नौसेना थी ना, जबरदस्त थी, आज की जैसे ही थी, काफी स्ट्रांग नेवी थी राजेंद्र चोल की और राजा प्रथम की। तो इन्होंने मालदीव और श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, है ना। लक्षद्वीप भी तभी से अपना हो गया था, मतलब एक तरह से जो लक्षद्वीप समूह पे जो हमारा कब्जा है, ये सबसे पहले चोलों ने ही किया। तो इसलिए हम लोग चोलों के ऋणी हैं। उन्होंने हमारे देश को विस्तार दिया, इतने सुंदर द्वीप दिए। उन्होंने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को भी हराया, मतलब उस वहां तक समझ लीजिए जाके लड़ाई लड़के आए, उन सबको हरा के आए। मलेशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इनको सबको हराया। तो मतलब कितने महान राजा थे वो। मतलब ये देखिए, एक पैराग्राफ है लेकिन पूरा चोलों के बारे में पूरा एकदम निचोड़ है एक पैराग्राफ में। कितने क्वेश्चन आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इस एक पैराग्राफ को पढ़ के? कम से कम इसमें 6-7 क्वेश्चन मुझे छुपे हुए दिख रहे हैं। अगर मैं इस पैराग्राफ से 6-7 क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बना सकता हूँ। ठीक है, एकदम खतरनाक वाले। उन्होंने मलाया, जावा और सुमात्रा के राजाओं को हराया। राजराजा प्रथम का सबसे बड़ा योगदान क्या था? राज राजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण था, जो तंजौर में शिव को समर्पित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसका राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये शिव का मंदिर है, तंजौर में है, और ये एक विश्व धरोहर स्थल घोषित है, पता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है ये। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इंडिया की जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सबसे पहले तो आज जाके आपके लिए होमवर्क है कि आप गूगल में डालिए इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट। ठीक है, पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें देखिए कौन कौन से स्थल हैं, वो कहाँ पर हैं, किस राज्य में हैं, किस लिए जाने जाते हैं। ये सारा आपका होमवर्क है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लगभग हर साल आता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग अपने लाइव स्ट्रीम को एंड करते हैं। गुड नाइट टू ऑल। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि आप लोगों को। हम्म। गुड नाइट।